दोस्तों, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में जो सरकार बनी थी, जिसे देश में लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का प्रणेता कहा जाता है, जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था और उन्हें लिबरलाइजेशन की सो कॉल्ड क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। तो ये उस समय मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की थी देश पर, उसका मेजर मोटिव कहीं न कहीं जो ग्लोबल पावर्स हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनको संतुष्ट करने का रहा। और मेरा ये मानना रहा है कि जो असली मोटिव था वो ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जब एमएनसीज़, बड़ी-बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देश में लाई जाएंगी, उनको चाहिए थे, उनकी शर्त ये थी कि यहाँ पर उन्हें सस्ते मज़दूर चाहिए थे। और सस्ते मज़दूर कैसे बनते, वो किया मनमोहन सिंह ने अपनी पॉलिसीज़ को कुछ इस प्रकार का रूप देकर कि जो देश का किसान है, जो 60 से 70% आबादी ग्रामीण भारत में रहती थी, किसानी पर निर्भर थी, उस किसानी को अनवायबल बनाकर, उस किसान को बेचारा बनाकर, उसे किसानों को गाँवों से खदेड़ दिया गया। और जब वो गाँव से खदेड़ा जाकर अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में शहरों में आया, तो वो सस्ता मज़दूर बना। सस्ते मज़दूर बनने से ये फ़ायदा था कि जो ये एमएनसीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो उन्होंने उद्योग लगाए थे, जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जो उत्पाद बना रहे थे, वो उत्पाद की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो कम पड़नी चाहिए थी। सस्ती मज़दूरी की वजह से वो कम पड़ती और इस वजह से उनको विश्व बाज़ार में बेचने के लिए बेहतर मुनाफा मिलता। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सस्ते मज़दूर प्रोवाइड करने के लालच में किसानी को अनवायबल बना दिया इस लिबरलाइजेशन ने। हम देखते हैं कि जो लिबरलाइजेशन का दौर था, एक तरफ तो जो 10% भारत लगातार सेलिब्रेट कर रहा था कि बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, स्वैंक बिल्डिंग्स बन रही हैं, जीई और ना जाने कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में एंटर कर रही हैं, भारत एक आईटी पावर बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ 90% भारत एक साइलेंट डेथ की तरफ बढ़ रहा था, वो पलायन कर रहा था, भारी पलायन हो रहा था। देश में कुछ इस तरह के 15-20 शहर उभर आए जो कि एक हब बन गए, जहाँ पर पूरे इर्द गिर्द के ग्रामीण भारत के मज़दूर, सस्ते मज़दूर इकट्ठे होने लग गए और जो किसानी बर्बाद होने लग गई। हमने देखा कि ये जब जब किसानी बहुत ज़्यादा दर्द देने लग गई, क्योंकि वोटर भी अंततोगत्वा गांव का किसान था, तो उसको लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। एक छोटी सी मनरेगा नाम की स्कीम लगाई गई, जिससे थोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं कि आज ज़िंदा रहने भर के लिए इनकम मिल जाए और आदमी ज़िंदा रहे और उसे ही मेहरबानी मान लिया जाए सरकार की। कुछ इस तरह से मनरेगा को लॉन्च किया गया और बताया गया कि बहुत ज़्यादा प्रो ग्रामीण भारत स्कीम निकाली गई है। ये मेरे हिसाब से एक षड्यंत्र का हिस्सा रहा। हमने देखा कि लगातार हज़ारों लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करने लग गए, क्योंकि उनको किसानी की लागत नहीं मिल रही थी। भला आप ही बताइए कि आप क्या ऐसा धंधा करेंगे जिसमें आपको 5,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करने हों, आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपको सिर्फ 2,000 रुपये का रिटर्न मिले। यदि आप ऐसा धंधा एक भी दिन नहीं करेंगे तो आप बताइए देश का किसान क्यों करे? क्योंकि वो जितनी लागत लगा रहा है अपना कृषि उत्पाद पैदा करने में, फसल उगाने में, बाज़ार में बेचने में, उसको उतना रुपया कभी वापस मिल नहीं रहा है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए लोग किसानी से हाथ धो बैठने लग गए, किसानी छोड़ने लग गए। और जैसे ही देश का किसान पीड़ा में आया, तो देश के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनको मौका मिलने लग गया देश की एग्रीकल्चरल फील्ड्स में घुसने का, एंट्री करने का। आप खुद सोचकर बताइए कि सन 2005 में पंजाब में किसकी सरकार थी जब जिसके द्वारा अडानी को मोगा में सेलो मिल गया। तो ये लगातार ये देश के हर हिस्से में होता रहा, किसान को बेदखल किया जाता रहा उसके अधिकार क्षेत्र से, और धीरे धीरे किसानी को अनवायबल बनाया गया एक बड़े षड्यंत्र के द्वारा। और ये षड्यंत्र जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था। सरकार नाच रही थी कुछ वैश्विक शक्तियों के इशारे पे, वो आज भी नाच रही है।
अगर वाक़ई में जो सरकारें थी वो किसान के हितों को लेकर इतनी ज़्यादा सजग थीं, इतनी ज़्यादा वरिड थीं, तो मुझे बताइए कि स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी, जो कि किसानी में सुधार के लिए, कुछ एमएसपी के सुधार के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो रिकमेंडेशंस दी थी उस आयोग ने, उस कमेटी ने, तो क्यों नहीं 5 साल की अटल बिहारी की भाजपा सरकार और 10 साल मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने एक भी दिन, संसद का एक भी दिन इसलिए रखा कि वो स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बहस करी जाए देश की संसद में। एक भी दिन 15 वर्षों में इन बातों पर बहस नहीं होती है संसद में, देश की संसद में। इससे ही पता लगता है कि चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, ये देश के किसानों, एमएसपी और कृषि सुधारों को लेकर कितनी सजग रही हैं, कितनी वरिड रही हैं, ये साफ दिखाता है। और अगर हम महाराष्ट्र को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र किसान की आत्महत्याओं का गढ़ बन गया। हम सभी ने देखा कि किस प्रकार ख़ास तौर पर विदर्भ क्षेत्र में, कई बार मराठवाड़ा क्षेत्र में भी आत्महत्याओं के दौर इतने लंबे चलने लग गए। प्रतिदिन विदर्भ में 28 से 30 आत्महत्याओं का फिगर मैंने पढ़ा था। आप सोचिए, एक इलाके में 28 से 30 किसान सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको किसानी वायबल नहीं पड़ रही है, वो भुखमरी के कागार पे हैं, वो कर्जदार बन गए हैं, वो अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसे देश की सरकार को आप कहाँ से किसान हितैषी कह सकते हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो 70,000 करोड़ रुपए का नहर घोटाला, जो सिंचाई घोटाला हुआ, उसमें जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े किसान लीडर हैं उनका नाम था। हम देखते हैं कि जो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, बहुत से लोग शरद पवार को बहुत बड़ा किसान नेता मानते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये वही शरद पवार हैं जिनके भतीजे अजीत पवार ने एक तरह से कहेंगे कि पॉलिटिकल ट्रिकरी के द्वारा वो भाजपा सरकार की जो छोटा सा अवधि रही उसमें उन्होंने अपने ऊपर से आरोप हटवा लिया। लोग बहुत खुश होते हैं, मोदी विरोधी ताली बजाते हैं, खुश होते हैं कि अजीत पवार ने बहुत शानदार काम किया। लेकिन आपको ये बता दूं कि अजीत पवार ने ये जो अपराध था, जो उनके ऊपर आरोप रहा, वो भाजपा के विरुद्ध नहीं था, वो महाराष्ट्र के, देश के किसान, उस आत्महत्या करते किसान के विरुद्ध था। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, ये मुझे नहीं समझ में आता। कृषि मंत्री शरद पवार यूपीए में रहे और उस दौरान हमने देखा कि बर्बादी का दौर बहुत ऊंचा पहुंच गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा के किसान भी आत्महत्या करने लग गए। ऐसे दिन आ गए किसानी के। हम देखते हैं कि विलासराव देशमुख, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे, उनके बारे में मैं पी साईनाथ का एक इंटरव्यू देख रहा था। वो बता रहे थे कि विलासराव देशमुख की जो सरकार थी वो एमएसपी तो बहुत अच्छा घोषित करती थी, जिससे खबर जाए मीडिया में और ग्रामीण भारत में ऐसा लगे कि सरकार किसानों के हित के लिए सोच रही है। लेकिन ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि जब फसल कटाई का दिन होता है, जब कायदे से मंडी में फसल पहुंचती है और फसल की बिक्री खरीद शुरू होती है, ये जब ओपन करते थे, जो सरकारी सेंटर्स थे खरीद के, वो ओपन, मान लीजिए 100 सेंटर्स की दरकार है तो मात्र 50 सेंटर्स को खोलती थी विलासराव देशमुख की सरकार, आधे सेंटर्स को खोलती थी। उसके अलावा जब खरीद होनी होती थी उसमें 15-20 दिन का डिले कर देते थे। उसके अलावा जब सेंटर बंद करने का समय आता था तो वो 15-20 दिन पहले बंद कर देते थे। यानी एक बहुत छोटा विंडो देते थे, बहुत कम सेंटर्स पे, कि किसान वहाँ पर एमएसपी पे, वो जो सरकार ने बड़ी एमएसपी निर्धारित की है, घोषित की है, उस पर बेच सके। इस द्वारा वो इनडायरेक्टली ज़्यादातर महाराष्ट्र के किसान को वो इंडिकेट करते थे, पुश करते थे कि वो अपने अगल बगल कहीं भी प्राइवेट में सस्ते दामों पर, अंडर द एमएसपी, अंडर लागत एट टाइम्स, वो रफ़ा दफ़ा करे फसल बेच के, जिससे एमएसपी की ईमानदारी कहीं भी नहीं झलकती। हमने देखा कि ओवरऑल ये जो विलासराव देशमुख का एग्जाम्पल था, बिल्कुल यही काम आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की आदित्यनाथ सरकार भी कर रही है उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ। हम देखते हैं कि आज एमएसपी ऑलरेडी सिर्फ 6% किसानों को देश के मिलता है,
94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। तो ये 94% एमएसपी क्यों नहीं मिलता है? क्या उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए? क्या वो इसके हकदार नहीं हैं? क्या किसान को कम से कम अपनी लागत के ऊपर थोड़ी कमाई करने का हक नहीं है? वो देश का अन्नदाता क्यों बने? अगर हम जो अभी हालिया कृषि बिलों की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब, जो कि विच इज़ द फूड बाउल ऑफ ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया है, जहाँ से 36% अनाज देश को दिया जाता है कम से कम, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री सोते रहे जब ये एग्रीकल्चरल बिल्स की मीटिंग हो रही थी। उन्होंने एक बार भी विरोध न दर्ज किया, ना उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री से इस बारे में विरोध दर्ज किया या मुलाकात की, ना इन्होंने किसान दलों की अगुवाई की। और जबकि उनसे लगातार ये विनती की जाती रही पंजाब के किसानों, विपक्षी पार्टियों द्वारा, कि वो नेतृत्व करें और चलकर ये लड़ाई लड़ें, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले, मोदी के खिलाफ कभी नहीं बोले। और आज ये मुकाम पर आ गई है पंजाब की किसानी कि वो सारा आकर दिल्ली के मुहाने पर मजबूरन इस ठंड में बैठा हुआ है, सड़कों पर सो रहा है। हम ये बात ना कहें कि तब की कांग्रेस अलग थी, अभी बदल गई है, क्योंकि उन सन एज लेट एज 2019 अंतिम लोकसभा जो 2019 में हुई, उसमें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो एपीएमसी को डिसमेंटल करेंगे, वही काम जो लगभग मोदी सरकार करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसानों को या देश के लोगों को इन राजनीतिज्ञों की मीठी मीठी बातों में आना चाहिए और उन्हें ध्यान लगाकर इतिहास को पूरी तरह से स्कैन करना चाहिए और उन्हें इन राजनेताओं की इंटेंशंस देखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग तो खुलकर वार करते हैं और कई लोग पीठ पे घात करते हैं, कई लोग पीठ पीछे हाथ मिलाकर षड्यंत्रकारियों के साथ, क्योंकि उनका ध्येय एक ही होता है, उनका बॉस एक ही होता है।